हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आई होप वो आप लोगों ने अगर कल की क्लास अटेंड की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है वैदिक पीरियड को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया था? सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट की थी। इसके बाद में हमने क्या कंप्लीट किया है? ऋग्वैदिक सभ्यता में जो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल की जो सभ्यताओं के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हमने थोड़ी सी हिंट्स दी थी किसकी? मौर्य काल की। तो आज हम जो है पुनः मौर्य काल की ओर लौटते हैं और अपने नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स करके आप कुछ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको भी मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम समय को ना गंवाते हुए हम चलते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा न्यू चैप्टर क्या है? मौर्य काल है, जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो टाइम ड्यूरेशन है 322 से लेकर 184 बीसी तक। क्या है टाइम ड्यूरेशन? 322 बीसी से लेकर क्या है? 184 बीसी तक, ठीक है। इसको ईसा पूर्व भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए समझना जरूरी है। अब हमने कल आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताया था कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना होता है, सपोज दैट बहुत बड़ा चैप्टर है कोई, लेकिन उसको हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो उसको हम क्या करते हैं कि उस चैप्टर की पढ़ने की रणनीति क्या होती है, उस चैप्टर्स को हम छोटे छोटे कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही हमने आपके साथ भी किया है इस चैप्टर के साथ, मौर्य काल के साथ में। तो मौर्य काल को पढ़ने के लिए हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लियर? वो फोर पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो है मौर्य काल को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? स्रोत। कल हमने बहुत शॉर्टकट तरीके से आपसे डिस्कस भी किया था, लेकिन डिस्कस किया था उतना वो हमारे लिए एनफ नहीं है। उसमें हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर लौकिक ग्रंथ हैं, तो धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हमने आपको सिर्फ और सिर्फ जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ बताए थे, जिनमें कि कौन कौन से ऐसे जैन ग्रंथ हैं और कौन कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें जो है मौर्य काल की झलक देखने को मिलती है। तो हमें सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से ही हमारा काम नहीं चलना है, क्योंकि एग्जामिनर की जो है ना वो बहुत पैनी नज़र है। उसको भी पता है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं और किस लेवल तक आप पढ़ाई करते हैं। तो अब जो है बुक्स नहीं पूछता है, अब क्वेश्चन कहाँ से उठाता है? तो क्वेश्चन उठाता है कि किस बुक्स में कौन सा प्रकरण दिया हुआ है, इस तरह से वो क्वेश्चन बनाता है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मौर्य काल से संबंधित स्रोत पढ़ेंगे। जिन बुक मौर्य काल से स्रोत का मतलब है कि ऐसी बुक्स या ऐसे अभिलेख जिनके माध्यम से मौर्य काल की जो झलक है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में उपलब्धियां पढ़ेंगे कि मौर्यों की उपलब्धियां कौन कौन सी रहीं। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे हम प्रशासन पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे? मौर्यकालीन समाज कैसा था, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद में अब हम अगर बात आती है स्रोतों की, हम स्रोतों की ओर चलते हैं। तो जो स्रोत हैं, तो स्रोतों को जो स्रोत हैं मौर्य काल की, तो हमने इनको कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 भागों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या है? अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत आई होप आप समझते होंगे। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो बुक्स के माध्यम से कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है हमें, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत
अभिलेखी स्रोतों के अंतर्गत जैसे अभिलेख होते हैं ना, तो अभिलेख जरूरी नहीं है कि अभिलेख सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पे ही हो, वो अभिलेख धातुओं पर भी हो सकते हैं, चांदी की धातु पर भी हो सकता है। अभिलेख का मतलब किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख, ठीक है, किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख, तो वो लेख पत्थर पर भी हो सकता है, धातु पे भी हो सकता है, ठीक है, भवनों में भी हो सकता है, दीवारों में भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत को हमने दो भागों में बांटा, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी दो तरह के साहित्य आते हैं। कौन कौन से? दो तरह के साहित्य आते हैं। वो दो साहित्य कौन कौन से हैं? एक तो है धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब है कि जो धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उन धार्मिक पुस्तकों में कहाँ कहाँ मौर्य काल की झलक देखने को मिलती है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। क्लियर? इसके बाद में लौकिक साहित्य के अंतर्गत इसमें धार्मिकता की बातें नहीं होती हैं, लौकिक जगत की बातें होती हैं। मतलब कि जैसे हर चीज को लेकर के, मानव मात्र से संबंधित उनकी कल्चर को लेकर के, मान लो सपोज दैट कोई व्यंग किसी बात पर कर दिया गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं जो कि लौकिक साहित्य में श्लोक पर क्या हो रहा है, जनरल चीजें, मानव जीवन में जनरली जो है यूज आने वाली चीजें, वो लौकिक साहित्य के बारे में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में आपको पता है उस समय जब मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, तो उस समय समाज पर में बहुत सारी कुरीतियां थी। पहले पूर्व वैदिक काल आया, पूर्व वैदिक के बाद में ऋग वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, और उत्तर वैदिक काल के बाद में मगध का उत्कर्ष हुआ, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हमने अभी उसको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है। लेकिन समय के रहते हमारे लिए अभी बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसको भी हमने साइड में कर दिया है, लेकिन समय के रहते हम उसको कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जब उत्तर वैदिक काल में आता है, तो आप देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कितनी सारी कुरीतियां आ गई थी समाज में। बहुत सारे बाह्य आडंबर फैल गए थे, तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह ये जो आई हैं, तो ये कब आई हैं? उत्तर वैदिक काल में आई हैं। फिर इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जैसे महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इसके बाद में इस समय बहुत सारे यज्ञ होने लगे थे, लोग यज्ञिक कामों पर ध्यान देने लगे थे। तो वहीं पर इसके बाद में 16 महाजनपद आता है। तो ये कुरीतियां क्या हुई, ये बढ़ती ही गई। एक दिन ऐसा आया कि वर्ग विभाजन इतना ज्यादा इस भारत में देखने को मिला, भारत की भूमि पर, कि मतलब जो हिंदू समाज है वो खुद अपने आप में 4 वर्गों में विभाजन हो गया। 4 वर्गों में विभाजन तो पहले ही था, लेकिन एक जातीयता की भी एक होड़ सी लग गई, ठीक है। तो अब जब ये आता है क्या, उसी समय ये क्या है, समय आया कौन सा, मौर्य साम्राज्य आया। उसी समय जो पब्लिक थी, मीन्स आम जनता थी, बहुत ज्यादा बाह्य आडंबरों में जो है फंसी हुई थी। तो ये भारतीय जो वैदिक परंपरा चली आ रही थी, जो चली आ रही वैदिक परंपरा में जो कुरीतियां आ गई थी, तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। किस लिए उदय हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का? क्योंकि जो वैदिक परंपरा चली आ रही थी उसमें बहुत सारा बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। ब्राह्मणों में और शूद्रों में एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिल रहा था, मतलब कि शूद्रों की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी समाज में। तो इससे कुछ हमारे समाज सुधारक पैदा हुए, जैसे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे इन लोगों ने, ये लोग पैदा हुए और इन्होंने समाज की कुरीतियों को देखा और इस पर कुठाराघात किया, ठीक है। तो वही उसी की बात कर रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में भी किसके बारे में दिया गया है, मौर्य काल के बारे में दिया गया है। तो आई होप जब हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत आपको क्लियर हो जाएगा
कि इसका मौर्य काल का कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है। लेकिन आपके लिए जो जो मौर्य साम्राज्य की जो ये साहित्य है, मतलब स्रोत हैं, इनको आपके लिए अभी जनरली रूप से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्रोत है, ये स्रोत बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपने अगर मौर्य काल का स्रोत पढ़ लिया तो ये समझ लिया कि आपने पूरी तरीके से उसकी जान निकाल ली है। आपने मतलब पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपने कमांड कर लिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके लिए इन स्रोतों पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आए? एक आया बौद्ध साहित्य और दूसरा आया क्या? जैन साहित्य। तो अब हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे कि बौद्ध साहित्य की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये थोड़ी या बहुत ज़्यादा या व्यापक मात्रा में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ग्रंथ कौन सा आता है? सबसे पहले आता है महापरिनिब्बाण सूत्र। क्या आता है? महापरिनिब्बाण सूत्र। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा ग्रंथ है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो कि महापरिनिब्बाण के सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो महापरिनिब्बाण सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मौर्यों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अगर पूछता है कि मौर्यों का सबसे प्राचीनतम या सबसे पहली बार उल्लेख किसमें किया गया है, तो वो ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? महापरिनिब्बाण सूत्र। क्लियर हुआ? इसके बाद में ये क्या है? ये है क्या? तो यह सूत्र यह विनय पिटक के दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। क्या है? विनय पिटक के दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक हैं, ठीक है। इन 3 पिटकों में से एक लास्ट में आता है सुत्त पिटक। तो इस सुत्त पिटक में दीर्घ निकाय का ये अंतिम भाग है क्या? महापरिनिब्बाण सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हुआ क्या है कि महात्मा बुद्ध की जब डेथ हो गई, तो महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद में जो राजा थे उन लोगों में आपस में जो है क्या हो गया? संघर्ष हो गया। क्यों संघर्ष हुआ? वो संघर्ष इसलिए हुआ, इनका उद्देश्य क्या था कि जो विवाद हुआ तो वो किसके मध्य हुआ? पिप्पलीवन के मौर्यों ने। मौर्य एक शाखा थी जो कि मौर्यों से ही संबंधित थी। तो इन लोगों ने जो है क्या कर दिया? विवाद कर दिया। और इन्होंने विवाद क्यों किया कि कुछ लोग जैसे स्रोत मानते हैं कि मौर्य क्या थे, कुछ मानते हैं कि मौर्य शूद्र थे, तो कुछ मानते हैं मौर्य क्षत्रिय थे। तो जो पिप्पलीवन के मौर्य थे ये अपने आप को क्या कहते थे? ये क्षत्रिय कहते थे। तो क्षत्रिय समझते थे। तो जब महात्मा बुद्ध जो है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, और महात्मा बुद्ध भी क्षत्रियों के कुल से ही बिलोंग करते थे, तो इन लोगों ने विवाद कर दिया, स्तूप बनवाने का दावा किया कि अगर महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे तो मौर्य भी क्षत्रिय हैं, यानी कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम इनके अस्थि अवशेषों पर क्या बनवा सकते हैं? स्तूप बनवा सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? मतलब कि जब महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद में जो मौर्य पिप्पलीवन के मौर्य थे, तो जो मौर्य थे किसकी शाखा थे? इन मौर्यों की ही शाखा थे। तो इन लोगों ने दावा किया कि जो महात्मा बुद्ध हैं जो कि क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं और क्षत्रिय हम भी हैं, तो हमारा भी अधिकार है इनके अस्थि अवशेषों पर क्या करना? स्तूप बनवाना। तो अगर इसकी जानकारी मिलती है तो किसमें मिलती है? महापरिनिब्बाण सूत्र में। किसमें मिलती है? महापरिनिब्बाण सूत्र में। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि महापरिनिब्बाण सूत्र में क्या मिलता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों को ले करके उस पर स्तूप बनवाने के लिए जो झगड़ा हुआ था, राजाओं में आपस में संघर्ष हुआ था, तो वो कौन कौन से राजाओं के बीच में हुआ था, तो इसके बारे में क्या किसमें दिया गया है? तो महापरिनिब्बाण सूत्र के बारे में दिया गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आता है क्या?
दूसरा आता है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में क्या आता है, महाबोधि वंश में दिया गया है, इसमें एक राजकीलम खेल के बारे में दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है, रोटी का प्रकरण दिया गया है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजकीलम खेल क्या है और रोटी का प्रकरण क्या है। आइए हम समझाते हैं आपको। राजकीलम खेल एक ऐसा खेल है जब जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य थे। तो चाणक्य जब घनानंद के दरबार से लौट करके आते हैं, घनानंद उनको बहुत बुरी तरह से क्या करता है, इंसल्ट करता है। और जब इनको इतना ज्यादा इंसल्ट करता है, इंसल्ट क्यों करता है, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत में बहुत ज्यादा। तो इस तरह से इनको, जो चाणक्य थे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो उनको लगा कि हिंदुस्तान जो है खतरे में है। और उस समय जो राजा था घनानंद था, तो ये चाणक्य गए उसके दरबार में, घनानंद के दरबार में, और उसको समझाया कि हे राजा अब बारी आ गई है, अब आप संभल जाइए, और नहीं तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर भी जो है विदेशी सत्ता का अधिकार हो जाए। तो घनानंद तो विलासी था ही, तो घनानंद ने क्या किया कि उससे बोलता है तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण का ही काम कर, हमें इस तरीके का मतलब इस तरीके की सलाह देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक तरीके से उसने क्या किया, इंसल्ट किया। जब इंसल्ट किया तो इनको, चाणक्य को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने अपने बालों में उसी समय गांठ बांध ली और बोला, एक दिन मन में अपने प्रतिज्ञा ली उसी समय कि जिस दिन इसका सत्यानाश होगा, इसके वंश को मैं नाश करूंगा, उसी दिन हमारा जो है क्या होगा, ये बदला पूरा होगा, इस अपमान का बदला। ये किसने किया, चाणक्य ने। तो चाणक्य घनानंद के दरबार से लौट रहे थे, तो रास्ते में आए, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वो 2-4-6 बच्चों के साथ खेल खेल रहे थे। वो कौन सा खेल खेल रहे थे, तो वो यही खेल खेल रहे थे, राजकीलम खेल। क्या खेल रहे थे, राजकीलम खेल। राजकीलम खेल का मतलब है कि वो बच्चे चरवाहे थे, और चाणक्य देख रहे हैं कि एक बच्चा थोड़ी सी ऊंचे जगह में बैठा है, बाकी बच्चे झगड़ा करके आ रहे हैं, और झगड़ा करके अपनी समस्या को उस बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस बच्चे की भी बौद्धिक क्षमता, आप देखिए कि उस बच्चे के अंदर जो है बौद्धिक क्षमता इतनी थी, और ऐसे वो जस्टिस दे रहा था कि सारे बच्चे मतलब सेटिस्फाइड हो रहे थे। ठीक है, तो ये खेल कौन सा था, राजकीलम खेल। तो वही ये जो मतलब एक राजा बन करके बच्चों को डिसीजन दे रहा था, यही किस नाम से जाना गया, राजकीलम खेल के नाम से। ये हमने इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में लंबे समय के लिए जो है सेट हो सके। तो अगर बात करता है कि राजकीलम खेल और रोटी का प्रकरण कहाँ पर दिया गया है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है, वो कौन सा है, वो है महाबोधि वंश, जिसमें कि राजकीलम खेल के बारे में और रोटी का प्रकरण दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये रोटी का प्रकरण क्या है। रोटी का प्रकरण ये है कि जब ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धिमत्ता देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस समय दास प्रथा तो था ही, तो उस समय जो है 1000 कार्पाण देकर उनके माँ बाप को और इस चंद्रगुप्त मौर्य को जो है खरीद लेते हैं, और खरीद करके इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाते हैं, और वहाँ उसको कई सारी तरीके की कई विद्याओं से संबंधित इसको प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, और ये प्रशिक्षित करके लेके आते हैं, और घनानंद को हराने के लिए एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी की स्थापना करते हैं, और उस सैन्य टुकड़ी के माध्यम से चंद्रगुप्त को भी साथ में लेकर के घनानंद के राजधानी पर हमला कर देते हैं। जब घनानंद की राजधानी पर हमला कर देते हैं, तो अभी आप नए तरीके से उठ रहे हैं ना, आप डायरेक्ट आग में कूदेंगी तो क्या होगा, आप जल जाएंगे ना। तो उन्होंने यही गलती की कि डायरेक्ट उनकी जहाँ राजधानी थी वहीं पर इसने अटैक कर दिया। यहाँ पर अटैक कर दिया तो क्या एटलीस्ट क्या हो गए, हार गए। तो ये जब हार गए, घनानंद की सेना ने इनको दौड़ा लिया। ये दौड़ते दौड़ते एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां पर जा चुके दोनों गुरु और चेला। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और कौन, ये चाणक्य। ठीक है, तो ये छुपे हुए थे झोपड़ी में। तो वहां पर क्या था, एक बूढ़ी माता थी, रोटी बना रही थी। ठीक है, तो रोटी बना रही थी, तो
तो उनका बच्चा खा रहा था, तो रोटी फूली हुई थी, तो उनके बच्चे ने, जैसे रोटी फूली होती है, गर्म होती है ना, तो जब गरम गरम रोटी होती है तो फूली होती है, उनके बच्चे ने बीच से उंगली डाल दी, और जब बीच से उंगली डाल दी तो बच्चा जल गया। तो वहां पर उस बूढ़ी महिला ने कहा कि तुम तो वही काम कर रहे हो, हे बच्चे, तुम तो वही काम कर रहे हो जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया है। अरे रोटी गरम है तो उसको किनारे से तोड़ो ना, किनारे से खाइए, अब बीच में अगर आप उंगली डालेंगे तो आप जलेंगे ही। ये बात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों सुन रहे थे। उनको ये चीज समझ में आ गई, उस महिला के द्वारा कहे गए कथन से ये समझ में आ गया कि नहीं, हमने ये बहुत बड़ी गलती की है, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें साम्राज्य जीतना था तो हमें किनारे से, सीमावर्ती क्षेत्रों से हमको अटैक करने की जरूरत थी, ना कि उसकी राजधानी में। एटलीस्ट इससे उनको क्या मिला, उनको सीख मिली इस चीज के लिए, और इन्होंने किया क्या, पुनः उन्होंने अपनी सेना को सुसंगठित किया, और सुसंगठित करने के बाद जो है पुनः अटैक किया, लेकिन वो सेंटर पर नहीं अटैक किया। वो कहाँ से अटैक किया, वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर अटैक किया, और एटलीस्ट इनकी ये पॉलिसी काम कर गई। और एक दिन ऐसा आया जब घनानंद को उसकी राजगद्दी से मार भगाया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रोटी का प्रकरण। तो अगर रोटी का प्रकरण आता है और राजकीलम खेल का प्रकरण आता है, तो वो कहाँ पर आता है, महाबोधि वंश में आता है, इस ग्रंथ में आता है, और वो कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या है, तीसरे नंबर पर आती है सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति, अनुश्रुति का मतलब क्या होता है, अनुश्रुति का मतलब होता है, मैंने आपको वैदिक काल में पढ़ाया था ना, अनुश्रुति का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, सुन करके, किसी की बात सुन करके दूसरे को बताना, दूसरा तीसरों को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, ये क्या होती हैं, अनुश्रुतियां होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या थी, सिंहली अनुश्रुतियां थी, जिसमें से मुख्य रूप से कितनी है, 2 हैं। सिंहली अनुश्रुतियों के अंतर्गत 2 आते हैं ग्रंथ, एक आता है दीपवंश और दूसरा क्या आता है, महावंश। ठीक है, तो इस सिंहली अनुश्रुतियों के अंतर्गत इन जो सिंहली अनुश्रुति है, तो इसमें मोरी कपिल वस्तु के शाक्यों की शाखा थी, ये दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंहली अनुश्रुतियों की अगर बात करता है, मैंने आपको बताया था ना कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय जो अस्थि अवशेषों को लेकर के जो झगड़ा हुआ था, तो किसमें हुआ था, मौर्यों के बीच में हुआ था। तो ये मौर्य जो है कपिल वस्तु के शाक्यों की शाखा थे, कपिल वस्तु के शाक्यों की शाखा थे। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे ना, वो कौन थे, आपको मैंने क्या बताया, महात्मा बुद्ध भी शाक्य वंश के ही थे। ठीक है, तो ये जो मौर्य के जो कपिल वस्तु थे, कपिल वस्तु के जो मौर्य थे, वो किसकी शाखा थे, वो जो है शाक्यों की ही शाखा थे। ये किसमें दिया गया है, ये सिंहली अनुश्रुति में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है क्या, दीपवंश। तो दीपवंश में मेन चीज क्या आती है कि इसमें एक कहानी आती है दीपवंश में। दीपवंश में कहानी क्या आती है कि कौशल का राजा प्रसेनजित होता है। ठीक है, कहाँ का राजा, कौशल का राजा प्रसेनजित होता है। तो वो राजा चाहता है कि जो कपिल वस्तु के शाक्य घराने की में जो है वो क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। मतलब समझने वाली बात है कि एक कौशल का राजा है जो कि क्या करना चाह रहा है, कपिल वस्तु के शाक्यों के वंश में जो है अपना विवाह करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो उसकी एटलीस्ट क्या नाम है, उसकी इच्छा पूरी भी होती है, लेकिन उसके साथ छल होता है। छल कैसे होता है कि इसकी प्रबल इच्छा रहती ही है किससे, कपिल वस्तु के घराने में जो है किसी भी महिला या बेटी के साथ विवाह करना। तो इसमें छल क्या होता है कि उसको यह कह करके जो है बरगला दिया जाता है कि ठीक है, चलिए आपकी इच्छा है तो आप जो है कपिल वस्तु के घराने में ही आप शादी करिए। तो वहीं पर कपिल वस्तु में एक दासी पुत्री होती है, और उस दासी पुत्री के साथ जो है किसका विवाह हो जाता है, ये राजा प्रसेनजित का विवाह हो जाता है। और इस बात से राजा अनभिज्ञ रहता है कि ये जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं उसकी पुत्री है, बल्कि उसको वो नहीं है, बल्कि ये दासी पुत्री है।
ये इनसे बात छिपाई जाती है कि जिससे उसका विवाह हो रहा है तो वो दासी पुत्री है ये नहीं बताया जाता। उनको ये बताया जाता है कि जो शाक्य घराने हैं वो उन्हीं की ये पुत्री है। शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद जब प्रसेनजीत को जो है पता चलता है कि जो हमारी पत्नी है तो वो दासी पुत्री है, तो वो करता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो उसको पुत्र भी पैदा होता है जो विरुधव के नाम से जानते हैं। तो जब पुत्र पैदा होता है, पुत्र भी पैदा हो जाता है शादी के बाद, लेकिन जब उसको प्रसेनजीत को सच्चाई पता चलती है तो वो करता क्या है, वो जो है अपनी पत्नी को और अपने बेटे को छोड़ देता है। ठीक है, अपनी पुत्र और पत्नी को दोनों को जो है छोड़ देता है। तो ये जो कहानी है दीप वंश में मिलती है, ये जो कहानी है ना दीप वंश में मिलती है। आगे आने वाले समय में फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। यही विरुधव जब बड़ा होता है तो खेल खेल रहा होता है, तो सारे बच्चे खेलते हैं अपने फादर के साथ, तो उसको भी ये जानने की इच्छा होती है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारे पिता कहाँ हैं? तो वो बोलता है कि उसकी माँ बताती है कि ऐसे ऐसे आपके पिता थे और हमारे साथ छल हुआ था किसी तरीके से, तो तुम्हारे पिताजी ने छोड़ दिया है। तो यही विरुधव जो है क्या करता है कि बदला लेने की कोशिश करता है। ठीक है, खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें जानना क्या है कि दीप वंश में कहानी क्या दी गई है। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की कहानी दी गई है, जो कि छल के द्वारा शाक्यों के साथ में उनका विवाह स्थापित किया गया। शाक्यों के घर में नहीं बल्कि दासी पुत्री के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, महावंश आता है। महावंश में क्या बताया गया है, महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। किसमें कहा गया है, महावंश में। महावंश क्या है, सिंघली अनुसूची है। सिंघली अनुसूची के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक है दीपवंश और दूसरा है महावंश। तो दीपवंश में क्या दिया गया है कि दीपवंश में दिया गया है कौशल नरेश प्रसेनजीत के बारे की कहानी दी गई है। वहीं पर अगर महावंश में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को, सीजीएम हमने लिखा है ना, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक और है बौद्ध ग्रंथ, जो कि कौन है, दिव्यावदान। कौन है, दिव्यावदान। इसके लेखक की अगर बात करते हैं तो दिव्यावदान के लेखक जो है अज्ञात हैं, इनके लेखक कोई नहीं पता चलते हैं। इसके बाद में इसमें जानकारी क्या मिलती है कि इसमें जानकारी ये मिलती है कि मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। मौर्यों को क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया है। भाई मौर्य हैं तो अभी इनके बारे में कोई लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने इनको क्षत्रिय कहा है, कुछ विद्वानों ने इनको ब्राह्मण कहा है, तो कुछ विद्वानों ने इनको क्या कहा है, शूद्र कहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात करते हैं दिव्यावदान की, तो दिव्यावदान में जो है मौर्यों को क्या बताया गया है, दिव्यावदान में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में ये क्या कंप्लीट हुए, जो बौद्ध साहित्य थे हमने इनको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में बारी किसकी आती है, जैन साहित्य की बारी आती है। तो इन जैन साहित्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जैन ग्रंथ में, वो कौन सा है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। क्या है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतनी बड़ी पुस्तक है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिशिष्ट पर्वन क्या है, ये पुस्तक है। ये क्या है, ये पुस्तक है। और ये जो हेमचंद्र है तो ये कौन है, ये लेखक हैं। ये हम एक साथ इसलिए बोलते हैं कि जब आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे एक साथ, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जबान में आने लगेगा, बुक्स के साथ लेखक भी आने लगेंगे। ठीक है, तो जैन ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है, तो ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ कौन है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। आपसे डायरेक्ट ये पूछ देता है आयोग कि जो परिशिष्ट पर्वन है ये किस धर्म का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है या हिंदू धर्म का है, इस तरह से पूछ देता है। तो आपने पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसको जो है टिक कर देंगे। तो जैन ग्रंथ कौन है, परिशिष्ट पर्वन है। और जैन ग्रंथ कौन सा है, परिशिष्ट पर्वन। लेखक अगर पूछता है तो कौन पूछता होंगे, हेमचंद्र होंगे। इसमें भी अगर इनकी बात करते हैं तो इनको क्या कहा गया है, मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है,
क्या बताया गया है मौर्यों को क्षत्रिय? मौर्यों को क्षत्रिय महावंश में भी बताया गया है और मौर्यों को क्षत्रिय कहाँ बताया गया है? जैन ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, तो और इसके बाद में क्या दिया गया है? खीर का प्रकरण। इसमें क्या और क्या दिया गया? खीर का प्रकरण। जैसे हमने आपको यहाँ पर रोटी का प्रकरण दिया, तो हूबहू सेम स्टोरी है, बस रोटी की जगह आप खीर का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो ये जो है दो चीजें दी गई हैं हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन में। वो कौन सी है? मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है, वहीं पर दूसरी जगह खीर का प्रकरण आया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में पुराण आता है। जैन ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसमें कि मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या आता है? पुराण। अगर पुराणों की बात करते हैं तो विष्णु पुराण में जो है मौर्यों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में क्या वर्णन किया गया है आइए हम जानते हैं। तो विष्णु पुराण में मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया है। क्या बताया गया है? निम्न कुल का बताया गया है। इन सब में तो क्षत्रियों को बताया गया है, लेकिन ये अपने आप में स्पेशल है पुराणों में से। तो कौन सा है? ये है विष्णु पुराण, जिसमें कि विष्णु पुराण में जो है मौर्यों को क्या बताया गया है? निम्न कुल का बताया गया है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिए ये जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। ये किसके अंतर्गत आ रहे थे? ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ रहे थे। मतलब कहने का मतलब है जो धार्मिक साहित्य है हमने इसको क्या कर लिया? हमने बिल्कुल A to Z कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्या आता है? लौकिक साहित्य आता है। अब लौकिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आएंगे, तो इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो लौकिक साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो पहला आएगा कौन सा? पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? पुस्तक है। और पतंजलि कौन है? पतंजलि जो है लेखक है। ठीक है, और ये महाभाष्य क्या है? पुस्तक है। हम एक साथ क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि आप एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ आसानी से आपको क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। तो अब हम इसमें जानते हैं किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? बात करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है, तो वो क्या होगा? पतंजलि के महाभाष्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के परिषद का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके की परिषद बनी हुई थी, कितने सदस्य थे। ठीक है, और पद कौन कौन से थे, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। इसके बाद में क्या आता है? उत्तर मौर्य। इसमें इसी पतंजलि के महाभाष्य में दिया गया है कि उत्तर मौर्य कालीन शासकों की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय जो मूर्तियां होती थी तो उनको जो है राजा जो है गला करके बेचने लगे थे। तो क्या इसमें मौर्य काल में उत्तरकालीन और पूर्ववर्ती कालीन भी है? बिल्कुल है। पूर्ववर्ती कालीन मतलब अशोक तक का जो शासन था या साम्राज्य था, तो वो किसके नाम से जाना गया? ये पूर्ववर्ती मौर्यकालीन के नाम से जाना गया। और अशोक के बाद जितने राजा आए तो उनको किसके नाम से जाना गया? उत्तरवर्ती मौर्यकालीन के शासक के रूप में जाना गया। तो यही जो अशोक के बाद के जो भी शासक आए तो इसमें दिया गया है, किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में, कि इस समय इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि उस समय राज दरबार में जो बेशकीमती और बहुमूल्य मूर्तियां थी तो उनको राजाओं ने गला करके बेचना प्रारंभ कर दिया था और अपना जो है क्या करते थे? अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। क्या? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है। और विशाख दत्त कौन है? विशाख दत्त जो है कौन है? तो ये लेखक होंगे। तो इनके उसमें जानते हैं किसके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है ये अगर बात करते हैं कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना होगा कि ये कब लिखी गई है। तो ये गुप्त काल में लिखी गई है। किसका? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। या सिर्फ पुस्तक पूछता है मुद्रा राक्षस, तो ये कब लिखी गई है, रची गई है? तो ये गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को
निम्न कुल का बताया गया है। किसका बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। देखिए बच्चों, दो चीजें आई निम्न कुल में। कौन आया? एक तो आपकी विष्णु पुराण आई और दूसरी कौन सी आई? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। इसमें भी इसको निम्न कुल का बताया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? एक आती है सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा क्या आता है? क्षेमेंद्र की वृहत कथा। एक आता है सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा क्या आता है? क्षेमेंद्र की वृहत कथा। ये पुस्तक है और ये क्या है? लेखक है। तो इन दोनों बुक्स में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? निम्न कुल का कहा गया है। क्या कहा गया है? निम्न कुल का। 4 पुस्तकें हो गई। एक तो पुराण में कौन सी? विष्णु पुराण में भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया है। दूसरा का क्या? विशाख का मुद्रा राक्षस है, इसमें भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त निम्न कुल का था। वहीं पर अगर सोमदेव का कथा सरित सागर आता है, इसमें भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। और क्या है? क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, इसमें भी जो है क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। ठीक है। इस तरीके से 4 पुस्तकें हो गई। अब इसके बाद में 5वीं पुस्तक आती है, तो वो कौन सी है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आई होप कौटिल्य से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर कौटिल्य की बात करते हैं तो इनका अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था चाणक्य या फिर अजय के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य या अजय के नाम से भी जानते हैं। अगर पुराणों में बात करते हैं कौटिल्य को, तो इनको जो है पुराणों में क्या कहा गया है? इनको द्विजर्षभ कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। ठीक है। ये हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम चाणक्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आई होप आप जानते होंगे, कौटिल्य ने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी जो कि अर्थशास्त्र थी, जो उस समय राजनीति से संबंधित थी। ठीक है। अर्थशास्त्र को पढ़ करके आप इकोनॉमिक्स से उसको मत जोड़ लीजिएगा। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ कौटिल्य के अन्य नाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है, इनकी जो कौटिल्य की या चाणक्य की, इनकी बहुत महती भूमिका होती है, इसलिए इनके बारे में हम आपसे डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर अन्य नामों की बात करता है तो इनको चाणक्य भी कहते हैं और अजय भी कहते हैं, और इनको इनका एक और नाम है, वो कौन सा है? विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के भी नाम से अगर हम बात जानते हैं तो किसको जानते हैं? चाणक्य को ही जानते हैं। अगर पुराणों की बात आती है कि पुराणों में इनको क्या कहते हैं, तो पुराणों में इनको द्विजर्षभ कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में सबसे पहली बार अर्थशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किसने कराया? तो 1909 में एक थे श्यामा शास्त्री। कौन थे? श्यामा शास्त्री, जिन्होंने अर्थशास्त्र का जो है क्या कराया? प्रकाशन कराया। क्लियर हुआ? कौन थे? श्यामा शास्त्री थे 1909 में, जिन्होंने क्या कराया? अर्थशास्त्र का जो है प्रकाशन कराया। और क्या है? इस अर्थशास्त्र के कई टीकाकार भी हुए हैं। तो उन टीकाकारों में मुख्य रूप से कौन आते हैं? भट्ट स्वामी आते हैं, जिन्होंने क्या किया है? अर्थशास्त्र पर टीका लिखा है। ठीक है। अर्थशास्त्र पर टीका लिखा है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है जिसको भट्ट स्वामी ने लिखा है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको प्रतिपदा पंचिका के नाम से जानते हैं। क्या है? प्रतिपदा पंचिका के नाम से जानते हैं। यह प्रतिपदा पंचिका किसकी कृति है? तो वो आपका आंसर क्या होगा? भट्ट स्वामी की कृति है। ठीक है। और ये अगर पूछते हैं कि ये किस पर आधारित है, तो ये अर्थशास्त्र ग्रंथ पर आधारित है। क्लियर हुआ? इसके बाद में अन्य भी अर्थशास्त्र पर आधारित ग्रंथ हैं, जैसे कामंदक का नीति शास्त्र। कामंदक लेखक है, नीति शास्त्र क्या है? पुस्तक है। तो कामंदक का नीति शास्त्र, और दूसरा क्या है? सोमदेव सूरि का नीति वाक्य मित्रम। क्या है? सोमदेव सूरि का नीति वाक्य मृतम, जो कि ये तीनों पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो ये अर्थशास्त्र पर ही आधारित हैं। इतिहास की दृष्टि से ये पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। खासकर अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है
तो इसमें बहुत महती भूमिका निभाता है। तो इसलिए आपको इसमें बोर नहीं होना है, आप बोर ना हो, इस वजह से हमने इस पार्ट को कई भागों में डिवाइड किया है हमने, ताकि आप बोर ना हो, आपके लिए ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आप बोर होंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि आप जो सिलेक्शन है वो आप बहुत दूर जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से जान है मौर्य साम्राज्य की। अगर आपने स्रोतों पर कमांड कर लिया तो आपको स्रोत पर कमांड करना है। कैसे, मैंने अभी पढ़ाया है, इसके बाद आप उसको एक बार रिवाइज करना। आफ्टर 24 आवर्स के बाद में उसको पुनः रिवाइज करना और देखना। अभी जब 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे इन स्रोतों में। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमने टॉपिक यहीं तक बनाया है। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक विराम देना चाहेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं अगर समझे हैं किसी चीज को, किसी भी चीज में अगर डाउट बना हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में एक चीज और कहते हैं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो या अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।